Hello friends, welcome to Geeky Bankers. So in today's class what we will discuss questions which was asked on 8th of February and 22nd of February. ठीक है, तो आप लोगों में से जो भी क्वेश्चन हमें शेयर किया गया था तो एक बार उसको तो डिस्कस करेंगे ही, उस टॉपिक को भी एक बार देखेंगे एंड देन अगेन वी विल आल्सो सी सम इम्पोर्टेंट MCQs फॉर दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, your exam is on tomorrow only 8th of March. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So before starting this class, just a small information for all of you. If you are preparing for any IIBF certification exam, then you can download our app. So what will you get after downloading our app? If you download our app, subscribe our course, then there are very much chances that you will pass the IIBF certification exam in one go. Because what we provide here chapter wise lecture videos, then lecture PDF. Okay, so lecture PDF is not downloadable, but you can view within app. Offline you can view, but within app only. This will not be stored in your local storage. And then MCQs, the chapter wise MCQs, the MCQs which was asked in previous examinations, and other MCQs also. And MCQs will be in video lecture, in form of video lecture. Okay, also. So these are the material what you will get which will help you to pass the examination in one go. This is our mobile number, so that if you have any issue, any suggestion or request, then you can drop a message over here. Okay, so let's start the class. In last exam, questions were asked from corrective, preventive, corrective, deterrent और detective controls के बारे में पूछा गया था. तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स और एकदम फास्ट करेंगे. ठीक है ना. प्रिवेंटिव कंट्रोल्स यू नो वेरी वेल. प्रिवेंटिव कंट्रोल्स क्या होता है कि साइबर क्राइम के कोई भी जो साइबर क्राइम होता है उसके होने से पहले का जो मेजर्स होता है कि हो ना, उसको होने ही ना दे. ठीक है ना, वो होता है प्रिवेंटिव कंट्रोल्स. आर प्रोएक्टिव मेजर्स डिजाइन टू स्टॉप साइबर क्राइम बिफोर इट अकर्स. They aim to reduce the likelihood of a successful attack by eliminating vulnerabilities और blocking threats. कि जो भी मान लीजिए vulnerabilities है आपके सिस्टम में, यदि आप उसको पैचअप कर लेते हो, ठीक है ना, यदि आप उसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, तो देयर आर लेस चांसेस कि साइबर क्राइम आपका जो है वो वहाँ होगा. और ये प्रिवेंटिव कंट्रोल्स की जब हम बात करते हैं तो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स में मान लीजिए क्या क्या आता है हमारा. तो आपका फायरवॉल हो गया, एंटीवायरस सिस्टम में हमेशा रहना चाहिए, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए. अब एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म क्या बोलता है कि मान लीजिए जैसे हमारा सिस्टम है, अब सिस्टम को हर कोई आकर के एक्सेस करने लग जाएगा, ऐसा तो है नहीं, है ना, कि मान लीजिए सर्टेन इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल होता है सर्टेन लोगों के लिए. ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि इंश्योर ओनली ऑथोराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस सेंसिटिव सिस्टम और डेटा, जहाँ पे पासवर्ड होगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, ये सब होगा, एनक्रिप्शन हो गया, पैच मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय ट्रेनिंग हो गया. तो एग्जामिनेशन में ना दे कैन आस्क यू लाइक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज विच काइंड ऑफ कंट्रोल. तो यू शुड नो दैट दीज कम अंडर प्रिवेंटिव कंट्रोल्स. सो द प्रिवेंटिव कंट्रोल्स आर फायरवॉल्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, access control mechanism, encryption, patch management and employee training. These all fall under preventive controls. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, करेक्टिव कंट्रोल्स क्या है. नाम से ही लग रहा ना करेक्टिव, कि एक बार हो जाए मान लीजिए कोई चीज़, साइबर क्राइम जब मान लीजिए हो चुका है, ठीक है ना, तो उसके बाद का जो मेजर्स है, तो ये क्या है, करेक्टिव कंट्रोल्स आर रिएक्टिव मेजर्स. मतलब एक बार एक्शन हो गया है, अब उस एक्शन के अगेंस्ट में जो रिएक्शन होगा, ठीक है, तो दैट इज करेक्टिव कंट्रोल. कि एक बार साइबर क्राइम हो गया, अब करेक्टिव कंट्रोल हम लोग क्या ले सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्लान, कि भाई यदि होता है साइबर अटैक तो आपका रेस्पॉन्स कैसा रहेगा. इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्लान क्या होगा कि आप कैसे एड्रेस और मैनेज करेंगे साइबर अटैक को एक बार हो जाने के बाद. बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम्स होना चाहिए. पैच डिप्लॉयमेंट,
फॉरेंसिक एनालिसिस एंड सिस्टम रिकॉन्फ़िगरेशन, कि आप जो है वो एडजस्टिंग सिक्योरिटी सेटिंग्स और पॉलिसीज टू क्लोज गैप दैट वेर एक्सप्लॉइटेड। तो सिस्टम रिकॉन्फ़िगरेशन मतलब हो गया कि जो भी वल्नरेबिलिटी आपके सिस्टम में था जिसका यूज़ करके साइबर क्रिमिनल ने साइबर अटैक किया, तो उस वल्नरेबिलिटी को क्लोज करना। फॉरेंसिक एनालिसिस करेंगे कि भाई मेरा जो है वो कैसे इंसिडेंट हुआ, कैसे कॉज ऑफ ब्रीच टू प्रिवेंट फ्यूचर इंसिडेंट्स, कि एक बार कॉज ऑफ ब्रीच देखेंगे, ब्रीच का कॉज क्या था, ठीक है, जिससे फ्यूचर इंसिडेंट ऐसा नहीं हो। पैच डिप्लॉयमेंट करेंगे, फिक्सिंग वल्नरेबिलिटी दैट वर एक्सप्लॉइटेड ड्यूरिंग एन अटैक। तो ये सब जो है हमारा क्या करेक्टिव कंट्रोल है। करेक्टिव कंट्रोल क्या होता है, तो मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ साइबर इंसिडेंट एंड रिस्टोर सिस्टम्स एंड डेटा टू अ सिक्योर स्टेट, दिस कम्स अंडर करेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा डिटरेंट कंट्रोल। देखिए डिटरेंट कंट्रोल क्या होता है ना, कि साइबर क्रिमिनल जो भी हैं उनको वो साइबर क्राइम यदि मान लीजिए करेंगे तो उनके मन में एक डर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज डिजाइन टू डिस्करेज पोटेंशियल अटैकर फ्रॉम अटेम्प्टिंग टू ब्रीच अ सिस्टम। अभी क्या था, पहला वाला था प्रिवेंटिव वाला कि प्रोएक्टिव मेजर्स था, उसके बाद हमने क्या सेकेंड वाला क्या देखा था, करेक्टिव मेजर्स जो कि होने के बाद का मेजर्स है। नेक्स्ट अभी हम लोग देख रहे हैं डेटरेंट कंट्रोल्स। तो डेटरेंट कंट्रोल्स क्या है ना, कि ऐसा कंट्रोल कि अटेम्प्ट करने से पहले उसके मन में एक भय हो। ठीक है, और एक उसके मन में एक हो कि भाई हम ये करेंगे तो हम इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकता है ना। दे एम टू क्रिएट अ परसेप्शन ऑफ रिस्क और कॉन्सिक्वेंसेस फॉर मैलिशियस एक्टर्स, कि भाई कुछ करोगे तो तुम्हारे साथ गलत हो सकता है तुम्हारे साथ भी। जैसे वार्निंग मैसेज, डिस्प्लेइंग लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस होता था एक लीगल वार्निंग कि भाई आप मेरा डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो आपके साथ ये पिनल एक्शन हो सकता है। सिक्योरिटी पॉलिसीज, पब्लिसाइजिंग स्ट्रिक्ट साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी टू डिटर इनसाइडर थ्रेट्स। कोई भी आउटसाइडर थ्रेट्स नहीं होगा जब तक, मतलब मोस्ट ऑफ दी, जब तक आपका कोई इनसाइडर उसको हेल्प नहीं करे। तो हमें ना इनसाइडर थ्रेट्स जो है, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। विजिबल सिक्योरिटी मेजर्स, तो डिप्लॉइंग विजिबल सिक्योरिटी मेजर्स जैसे हो गया कैमरा हो गया, गार्ड्स, मॉनिटरिंग सिस्टम टू डिस्करेज फिजिकल और डिजिटल इंट्रूजन। अब मान लो कि सर्वर को हम ना एक मैदान में रख दें, एक बैंक के सर्वर को, तब तो मान लीजिए जिसका मन जाके पेन ड्राइव लगा के एक्सेस करे। एक बात मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो है क्या ना कि अब जैसे मान लीजिए कि इसका एक सिंपल एग्जांपल विजिबल सिक्योरिटी मेजर्स का देता हूँ कि आप जब रोड से जाएंगे ना तो किसी के घर के आगे में देखेंगे कि लिखा रहेगा कि दिस एरिया इज अंडर सीसीटीवी सर्वेलांस। हो सकता है कि जो एक कैमरा उसने लगाया है रोड के तरफ ना वो खराब पड़ा हुआ है, या उसका डीवीआर एनवीआर जो भी है उसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन वो ऐसा कर देते हैं। तो मतलब वो इसलिए वो क्यों डाल रहे हैं, भाई रिकॉर्ड भी कर रहे हो, क्यों लगाए हुए बोर्ड। तो बोर्ड इसलिए लगाया रहता है कि एक तरीके का ये भी यही कंट्रोल है आपको, डेटरेंट कंट्रोल, कि आप कुछ करने से पहले सोच लो, कि मतलब आप तो एक तरीके से डरा रहा है आपको कि इधर तुम ताक झाक नहीं कर सकते, मैं देख रहा हूँ, या ऊपर वाला सब देख रहा है। ठीक है ना, तो दैट इज द विजिबल सिक्योरिटी मेजर्स, कि दिखे कि हाँ भाई सिक्योरिटी मेजर्स है, हमें नहीं जाना चाहिए। दूसरा है पेनल्टी इन्फोर्समेंट। तो जो मैंने बोला कि लीगल आप जैसे दोगे तो लीगल में आप थोड़ा सा उसको ये करते हैं ना कि देखो लीगल में क्या होता है कि नोटिस में हम देते हैं ना कि ये कॉन्सिक्वेंसेस होगा, यदि आप ये भी नहीं करोगे तो आगे आपके साथ ये हो सकता है। ठीक है, तो पेनल्टी इन्फोर्समेंट। तो डेटरेंट कंट्रोल्स मतलब डिस्करेज करना एक अटैकर्स को, भाई मत करो, ये चीज तुम्हारे साथ हो सकता है। तो दिस इज कम्स अंडर डेटरेंट कंट्रोल। नाउ डिटेक्टिव कंट्रोल। तो डिटेक्टिव कंट्रोल भी जो है वो करेक्टिव जैसे था ना होने के बाद, तो ये भी होने के बाद, मतलब होने के जस्ट बाद नहीं, होने के साथ ही साथ, एक तरीके से होने के साथ ही साथ चलता है ये। जैसे ही हुआ तो जैसे आईडीएस है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, लॉग मॉनिटरिंग एनालिसिस, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, ऑडिट ट्रेल्स, एंटीवायरस स्कैन। तो ये सब हमारा जो है वो डिटेक्टिव कंट्रोल से, याद रखिएगा, डिटेक्टिव, डिटेक्ट करने के लिए। एक बार जब हो गया, पता चल गया कि अटैक हो गया, तो उसको डिटेक्ट कैसे करोगे। ठीक है, तो ये है हमारा डिटेक्टिव कंट्रोल्स। तो चलिए इसको नेक्स्ट करते हैं। अब से हमारा जो ये हमारा क्वेश्चन कुछ स्टार्ट हो गया। चलिए
क्वेश्चन क्या है कि देखिए, ए हैकर गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कॉर्पोरेट नेटवर्क टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज. Instead of exploiting them, the hacker anonymously report the vulnerability to the company along with a demand for a reward. The company fixes the vulnerability but refuses to pay the hacker. अब क्या है कि मान लीजिए एक हैकर है जिसने क्या किया कि अनऑथराइज्ड तरीके से किसी कंपनी का जो है मान लीजिए सिस्टम में एक्सेस ले लिया उसने अनऑथराइज्ड तरीके से. वहाँ पर उसको वल्नरेबिलिटीज मिला, और लेकिन वो वल्नरेबिलिटी जो मिला ना उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है. वो एनोनिमसली क्या कर रहा है, वल्नरेबिलिटीज कंपनी को रिपोर्ट कर दे रहा है और बोल रहा है कि हमको रिवॉर्ड कीजिए, मैंने आपको ये वीकनेस पता लगाया आपके सिस्टम में है. तो कंपनी क्या करता है कि वल्नरेबिलिटी को फिक्स कर लेता है लेकिन रिवॉर्ड हैकर को नहीं देता है. तो ये जो सिनेरियो है, इन दिस सिनेरियो व्हाट इज द प्राइमरी एथिकल कंसर्न. तो प्राइमरी एथिकल कंसर्न क्या है, या कौन सा हैकर ये कैटेगरी में फॉल करता है, तो ये होता है ग्रे हैट हैकर. ग्रे हैट हैकर में क्या है ना, देखिए, द एथिकल कंसर्न इज द वेदर अनऑथराइज्ड एक्सेस कैन बी जस्टिफाइड इफ इट लीड्स टू इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी. तो ग्रे हैट हैकर क्या है कि जैसे हम लोग वाइट हैट हैकर जानते हैं, तो वाइट हैट वाला सिर्फ कंपनी हायर करता है, वल्नरेबिलिटी बताया गया. ब्लैक तो बिल्कुल समझ लीजिए डाकू होता है, डकैत होता है, वो है ना हम लोग जो बोलते हैं. तो वो क्या है, मतलब कि वो तो सीधे सीधे आपके सिस्टम को वल्नरेबिलिटी पता लगाया और बिल्कुल एक तरीके से आपको बोलेगा कि पैसे दो नहीं तो छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना वो. लेकिन ग्रे हैट हैकर क्या होता है, इन बिटवीन फॉल करता है. वो वल्नरेबिलिटी भी आपको बताया और बदले में वो कुछ किया नहीं, उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया, बदले में वो आपसे कुछ चाह रहा है. तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रे हैट हैकर. ठीक है, नेक्स्ट. ए हैकर infiltrates a financial institution database to steal customer information and sell it on the dark web. The hacker uses advanced technique to avoid detection and doesn't intend to help the institution. अब यहाँ पे ना दो कीवर्ड है पकड़ने के लिए. पहला क्या है, डेटा को एक्सप्लॉइट किया और क्या क्या सेल कर दिया डार्क वेब में, मतलब एक्सप्लॉइट कर चुका है. दूसरा क्या है, वो डजंट इंटेंड टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, नहीं करना चाह रहा है. तो जब भी ऐसा कोई लगे स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसका पर्पस है डैमेज करना, पैसा लेना, इंप्रूव नहीं करना, तो वो हो जाएगा सीधे सीधे ब्लैक हैट हैकर. ठीक है, तो मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन एंड मैलिशियस इंटेंट, नीचे में लिख भी दिया है मैंने. ब्लैक हैट हैकर्स क्या है, आर मैलिशियस एक्टर हु एक्सप्लॉइट सिस्टम फॉर पर्सनल गेन सच एज फाइनेंशियल प्रॉफिट विदाउट एनी regard for ethical or legal boundaries. Their actions are intentionally harmful or illegal. तो इसका मेनली जो है वो यही काम है. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल इज हायर्ड बाय अ कंपनी टू टेस्ट इट्स नेटवर्क सिक्योरिटी. द प्रोफेशनल यूजेस द सेम टूल्स एंड टेक्निक एज मैलिशियस हैकर्स बट ऑपरेट्स विद द कंपनीज एक्सप्लिसिट परमिशन. तो जब भी हो गया ना कि ऑपरेट कर रहा है विद दी, ये देखिए कीवर्ड कंपनीज एक्सप्लिसिट परमिशन, तो ये हो जाएगा हमारा व्हाइट हैट हैकर. ठीक है, ठीक है. द डिस्टिंक्शन इज दैट दे हेल्प ऑपरेट विद इन लीगल एंड एथिकल बाउंड्री. जो कंपनी के परमिशन के से काम करता है, ठीक है ना, तो वो व्हाइट हैट एकदम मान लीजिए आप ना ऐसे इसको समझो, सीधा साधा बच्चा है व्हाइट हैट हैकर, जितना बोलेंगे उतना ही करेगा. ब्लैक हैट हैकर हो गया एकदम बदमाश बच्चा, अपने मन की ही करेगा. ग्रे हैट इन बिटवीन हो गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, ए हैकर infiltrates a government agency's system to disrupt the operation of a rival hacking group that had previously attacked the agency. ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी में एक तरीके से जो है के सिस्टम को डिसरप्ट करता है, उसके ऑपरेशन को, ठीक है, इन्फिल्ट्रेट करता है. ठीक है, और वो किस लिए इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, तो जो गवर्नमेंट एजेंसी के सिस्टम को डिसरप्ट किया था उसको, जो ऐसा समझ, रेड हैट हैकर जो है ना, एक बदले की कार्रवाई के लिए ये रेड हैट हैकर्स होते हैं. इसका मतलब बदला लेना. जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं ना, उसका दुश्मन होता है, ये समझ लीजिए रेड हैट हैकर. ठीक है, तो अटैक द एजेंसी. द हैकर क्लेम्स देयर एक्शंस आर जस्टिफाइड बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी. अब मान लीजिए कि जा करके यहाँ पर क्या था,
A hacker infiltrated a government agency system to disrupt the operation of a rival hacking group that had previously attacked the agency. अब मान लीजिए आप हेल्प करने के लिए जा रहे हैं या कुछ भी करने के लिए, लेकिन किसी के सिस्टम में आप उसके बिना कंसेंट के इन कर रहे हैं, तो वो तो गलत है। अब क्या है, अब हैकर क्या क्लेम कर रहा है कि उसका एक्शन जस्टिफाइड है बिकॉज वो जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, Which type of hacker does this scenario describe and what is the primary ethical dilemma? तो सबसे पहले ये जो हैकर होता है, इस टाइप का हैकर जो ब्लैक हैट हैकर को एक तरीके से सबक सिखाना चाह रहा है, तो उसको हम लोग रेड हैट हैकर बोलेंगे। देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया, रेड हैट हैकर इज लाइक अ साइबर सिक्योरिटी विजिलेंट समवन who use their hacking skills for good but isn't afraid to pay rough to stop cyber criminals। मतलब कि साइबर क्रिमिनल्स को स्टॉप करना उनका मेन मोटिव है, बट उसके लिए जो है वो कुछ इधर उधर भी थोड़ा सा डेविएट हो सकते हैं, कभी कभी बिना कंसेंट के सिस्टम में इन कर जाएंगे, ये सब करेंगे, तो दैट इज रेड हैट हैकर। ठीक है, नेक्स्ट, ए नोवाइस हैकर यूजेज प्री रिटन स्क्रिप्ट। तो इतना देखने के बाद ही आपको आ गया होगा कि अरे भाई ये स्क्रिप्ट की डी होगा, ये है ना। चलिए पढ़ लेता हूं, ऐसे तो देख के पता चल जाता है। एंड टूल्स टू डिफेस अ वेबसाइट बट लैक्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नो हाउ द टूल्स वर्क, द हैकर इज मोटिवेटेड बाय डिजायर टू गेन रिकॉग्निशन अमंग देयर पीयर्स। विच टाइप ऑफ हैकर दिस? तो जो भी प्री रिटन स्क्रिप्ट का यूज करता है ना, तो दे आर स्क्रिप्ट किडी। किडी मतलब किडी, माइंड से भी किडी है, याद रखिएगा, किड है वो, अभी बड़ा नहीं हुआ है बच्चा, ठीक है, तो कुछ सीखा नहीं है वो, तो स्क्रिप्ट किडी जो दूसरे का स्क्रिप्ट यूज कर लिया, प्रोग्रामिंग कुछ यूज कर लिया और वो काम कर रहे हैं। ए हैकर इज हायर्ड बाय अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टू डिसरप्ट द ऑनलाइन कैंपेन ऑफ अ राइवल कैंडिडेट। द हैकर uses distributed denial of service attacks to take down the rivals website and social media accounts। पहले एक बात समझ लीजिए, डीडीओज तो पता है, मान लीजिए कि हमारा ये एक सिस्टम है और मान लीजिए कि ये सिस्टम ना 1000 यूज़र जो है यूज़र हैंडल कर सकता है। अब इस पे 10,000 यूज़र हम यदि पर सेकेंड भेजें तो वेबसाइट तो डाउन हो जाएगा, जो लेजिटिमेट यूज़र है वो भी तो यूज़ नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है ना, उसको तो यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह डीडीओज अटैक जो होते हैं ना, मेनली डीडीओज अटैक इसलिए होता है कि जो भी आपका एनिमी है या जिसको भी आप परेशान करना चाह रहे हैं, तो उसका वेबसाइट या भी जो भी पोर्टल्स है उसको डाउन कर देना, अवेलेबल ही नहीं हो। रिजल्ट के टाइम में होता है ना, कोई रिजल्ट आता है तो वेबसाइट डाउन है, रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो बता रहा है क्या, व्हाट टाइप ऑफ हैकर इज दिस एंड व्हाट इज द प्राइमरी एथिकल कंसर्न। तो ये जो है होता है ब्लैक हैट हैकर। द एथिकल कंसर्न इज द यूज ऑफ हैकिंग फॉर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन एंड साबोटाज। परेशान करना चाह रहा है मतलब, और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ए हैकर infiltrates a large corporation's network and leaks sensitive internal documents to the public, claiming that the company was engaging in unethical practices. The hacker doesn't seek financial gain but aim to hold the corporation accountable. What type of hacker is this and what is the primary ethical dilemma? देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर आप मोटो समझिए क्या है कि कॉरपोरेशन के डेटाबेस में या नेटवर्क में वो इन किया और सेंसिटिव इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को उसने पब्लिकली एक्सपोज कर दिया, पब्लिक में डाल दिया, ठीक है। शायद विकीलीक्स करता था, कौन करता था, जूलियन असांज वाला जो था वो कंपनी, ठीक है। तो उसने क्या किया, पब्लिक डोमेन में डाल दिया। तो अब क्या है कि इससे, और वो एक्चुअली मेन मोटिव उसका फिनेंशियल गेन नहीं है, मेन मोटिव है कि जो भी एजेंसीज हैं, जो कॉरपोरेशन है, जो गलत कुछ कर रहा है तो उसको एक्सपोज करना, है ना। तो यहाँ पर ये जो है वो हैकर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऐसे हैकर जो होते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं हैक्टिविस्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब द एथिकल डिलेमा इज वेदर एक्सपोजिंग रॉन्ग डूइंग जस्टिफाइज इलीगल एक्शंस। अब जो है उसके रॉन्ग डूइंग को एक तरीके से एक्सपोज करने के कारण आप जो है वो इलीगल कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और हैक्टिविस्ट क्या है,
who use their skills to promote political or social causes. While their intentions may be noble, their actions often involve illegal activities, raising the ethical dilemma of whether. अब मतलब यहाँ क्या कि मोटिव भले मान लीजिए अच्छा हो, लेकिन जो एक्शंस करते हैं, जिस तरीके से मान लीजिए वो पब्लिक में इसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो वो गलत है। तो ये होता है हैक्टिविस्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए हैकर discovers a critical vulnerabilities in a popular software product and publicly discloses it without notifying the vendor first. The disclosure leads to a widespread exploitation of the vulnerability before a patch is released. अब क्या है, पहले क्वेश्चन समझिए। एक हैकर क्या करता है, एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर में कुछ वल्नरेबिलिटी खोज निकालता है और सबको बता देता है। अब लोग क्या किया कि उस वल्नरेबिलिटी को यूज करके अपना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको, ठीक है, बिफोर पैच रिलीज करेगा कंपनी, उससे पहले उसको कर रहा है। तो विच टाइप ऑफ हैकर इज दिस एंड व्हाट इज द प्राइमरी एथिकल कंसर्न। तो देखिए यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज तो बता रहा है, लेकिन उसको डायरेक्ट फाइनेंशियल गेन वो नहीं ले रहा है ना। तो ये हो जाएगा ग्रे हैट हैकर, ठीक है, ये हो जाएगा ग्रे हैट हैकर। वेदर पब्लिक डिस्क्लोजर विदाउट वेंडर नोटिफिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल। इशू ये है कि आपको यदि बताना ही था तो आप बता देते, जाके कंपनी को बता देते जिसका सॉफ्टवेयर है कि भाई ये है, तुम इसको सही कर लो। वो तो बताया नहीं आपने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए हैकर इज रिक्रूटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी टू कंडक्ट अ ऑफेंसिव साइबर ऑपरेशन अगेंस्ट अ फॉरेन adversaries. The hackers action include espionage, sabotage, disrupting critical infrastructure. देखिए जब भी गवर्नमेंट मान लीजिए किसी हैकर को हायर करता है और बोलता है कि दूसरे देश पे अटैक करो, उसका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मान के चलिए आपका उसका जो इलेक्ट्रिक ग्रिड वगैरह है, ठीक है, उस सबको डिसरप्ट करना, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर, कि एक स्टेट हायर करता है एक हैकर को दूसरे स्टेट या कंट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट, ए हैकर यूजेस फिशिंग ईमेल्स टू ट्रिक एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी इनटू रिवीलिंग देयर लॉगिन क्रेडेंशियल। द हैकर देन यूज दिस क्रेडेंशियल टू एक्सेस द कंपनीज इंटरनल सिस्टम एंड स्टील सेंसिटिव डेटा। एक बात आप समझ लीजिए कि कोई भी हैकर जो है वो मान लीजिए इंफॉर्मेशन लिया और उस इंफॉर्मेशन से जब तक पर्सनल गेन नहीं कर रहा है, यदि वो पर्सनल गेन कर रहा है तो वो ब्लैक हैट हैकर होगा, सिंपल, ठीक है ना। पर्सनल गेन कर रहा है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो पैसा डायरेक्ट फाइनेंशियल गेन कर रहा है या फिर वो डेटा गेन के फॉर्म में ले रहा है कि वो उसका फिर यूज करता है दूसरा कोई गेन करने के लिए, तो वो होता है ब्लैक हैट हैकर। कि यहाँ पर एम्प्लॉयज को मान लीजिए हैकर क्या कर रहा है, फिशिंग ईमेल भेज करके एम्प्लॉय को ट्रिक कर देता है और उससे लॉगिन क्रेडेंशियल ये सब ले लेता है, तो ये होगा ब्लैक हैट हैकर। Now next, a cyber stalker uses social engineering techniques to gather personal information about a victim, such as their address, workplace, or daily routine. तो which of the following best describe the primary risk to the victim? अब मान लीजिए यदि किसी को कोई साइबर स्टॉक कर रहा है, पहले तो फिजिकल स्टॉकिंग होता है ना, मान लीजिए रोड पे चल रहे हैं, डेली कोई खड़ा है ना, आपके लिए खड़ा है डेली का, तो एक तो वो होता है। अब दूसरा क्या है कि साइबर स्टॉकिंग भी हो रहा है कि साइबर स्पेस में आपको कोई स्टॉक कर रहा है। तो मेन इशू कहाँ हो सकता है, तो मेन इशू ये हो सकता है कि वो जो है वो आपको फिजिकल हार्म करे या हैरेस करे, मेन मोटिव यही हो सकता है। A hacker gains access to a company's database and encrypts all the file, demanding a ransom in Bitcoin for the decryption key. Encrypt कर दिया, बोला डिक्रिप्शन की दोगे, डिक्रिप्शन की देंगे तो पैसे लेंगे, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया रैंसमवेयर अटैक। रैंसम मांग रहा है ना, वो रैंसम मांग रहा है, तो रैंसमवेयर अटैक। ए साइबर क्रिमिनल सेंड्स एन ईमेल टू एन एम्प्लॉय प्रिटेंडिंग टू बी द सीईओ एंड रिक्वेस्ट एन अर्जेंट वायर ट्रांसफर टू अ फॉरेन अकाउंट। अब मान लीजिए किसी कंपनी का जो ऑनर होगा, सीईओ बहुत ऊपर पोस्ट होता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अब मान लीजिए चेयरमैन टाइप का, अब वो मेल भेजता है एक साधारण एम्प्लॉय को कि भाई मेरे कुछ पैसा तुम ट्रांसफर करो, मुझे वायर ट्रांसफर करो फॉरेन अकाउंट में, तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि सीईओ कभी ऐसा करेगा। तो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ अटैक कॉल्ड एंड व्हाट इज द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट इट। तो बेस्ट डिफेंस इसके अगेंस्ट में क्या होगा, तो बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज, ट्रेन एम्प्लॉय टू वेरीफाई अनयूजुअल रिक्वेस्ट। तो एम्प्लॉय को थोड़ा सा हम लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई
मतलब ऐसा अनयूजुअल रिक्वेस्ट नहीं कोई करेगा, ठीक है ना। तो ये ए हैकर थ्रेटन्स टू लॉन्च अ डीडोस अटैक अगेंस्ट अ कंपनीज वेबसाइट अनलेस अ रैंसम इज पेड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन कॉल्ड। तो साइबर एक्सटॉर्शन की बात हो गई तो इसको हम लोग बोलते हैं डीडोज एक्सटॉर्शन, डिप्लॉय और डीडोज मिटिगेटिंग सर्विस। आजकल डीडोज मिटिगेटिंग सर्विस लगाता है आदमी, ठीक है। एक ही आईपी से एक ही रीजन से यदि आ रहा है तो थोड़ा देर के लिए उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए साइबर क्रिमिनल क्रिएट्स अ फेक ऑनलाइन स्टोर offering product at extremely low prices to collect payment information from unsuspecting customer। कि एक वेबसाइट बना लिया है और बहुत चीप प्राइस पे वो सामान बेच रहा है, तो और वहाँ पे वो क्या करता है कि मान लीजिए वो सामान खरीदने कोई जाएगा तो कार्ड का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा इसके पास। तो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ साइबर चीटिंग कॉल्ड एंड व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर कंज्यूमर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ई कॉमर्स फ्रॉड। यूज पेमेंट मेथड्स विथ बायर प्रोटेक्शन, ठीक है, यूज पेमेंट मेथड्स विथ बायर प्रोटेक्शन, ई कॉमर्स फ्रॉड हुआ ये। नेक्स्ट, ए हैकर गेन्स एक्सेस टू कंपनीज कस्टमर डेटाबेस एंड थ्रेटन्स टू लीक द डेटा अनलेस अ रैंसम इज पेड। तो ये क्या हो गया, तो देखिए जो ऑप्शन है ना हमारा यहाँ पे, तो डेटा ब्रीच एक्सटॉर्शन, इनक्रिप्ट सेंसिटिव डेटा एंड इंप्लीमेंट एक्सेस कंट्रोल। यदि यहाँ पे रैंसम ये रहता आपको, रैंसमवेयर में भी यही होता है, ठीक है ना, रैंसमवेयर में भी यही होता है। तो हमको दोनों को इसको देख के हम आंसर देंगे। तो रैंसमवेयर में क्या करता है, आपके सिस्टम का जो जरूरी फाइल है उसको इनक्रिप्ट कर देगा, बोलेगा पैसे दो, रैंसम दो, नहीं तो हम डिक्रिप्शन की नहीं देंगे। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि उसने क्या किया कि हैकर जो है वो कंपनी के डेटाबेस में एक्सेस गेन कर लिया है और थ्रेट कर रहा है कि हम इसको लीक कर देंगे डेटा को, यदि नहीं तो पैसा दो। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटा ब्रीच एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट क्या है, ए नेशन स्टेट एक्टर इनफिल्ट्रेट्स द पावर ग्रिड ऑफ अ राइवल कंट्री एंड कॉजेज अ वाइड स्प्रेड ब्लैकआउट। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ अटैक कॉल्ड एंड विच इंटरनेशनल लॉ माइट इट वायलेट। तो इस टाइप के अटैक को हम लोग बोलेंगे साइबर वॉरफेयर, एक तरीके से आप दूसरे देश के पावर ग्रिड को जो है वो इनफिल्ट्रेट करके उसे परेशान कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर वायलेट क्या होता है, तो ये जो टैलिन मैनुअल है, टैलिन मैनुअल जो इंटरनेशनल लॉ है वो वायलेट होता है। अब टैलिन मैनुअल क्या है, देखिए, इज अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड दैट एड्रेसेज हाउ इंटरनेशनल लॉ अप्लाइज टू अ साइबर ऑपरेशंस एंड साइबर वॉरफेयर। इट इज नेम्ड आफ्टर टैलिन, द कैपिटल ऑफ एस्टोनिया, वेयर द मैनुअल वाज इनिशियली ड्राफ्टेड। मतलब आप जो है वो किसी दूसरे कंट्री के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहे हो तो that will come under cyber warfare and this violates the Tallinn manual of the international law, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, a terrorist group hacks into a hospital's network and disrupts its operation causing harm to patient। अब क्या कर दिया है कि हॉस्पिटल में गया, उसके नेटवर्क को डिसरप्ट किया और ऑपरेशन जिससे हुआ और पेशेंट को हार्म हुआ, तो ये आ जाएगा सीधे सीधी साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म में क्या होता है कि साइबर अटैक किया जाता है, कॉज हार्म और इंस्टिल फियर ऑफन टू एडवांस अ पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एजेंडा। मतलब परेशान करने के लिए यदि आप कुछ कर रहे हैं तो दैट विल कम अंडर साइबर टेररिज्म, ठीक है। अब देखिए, ए नेशन स्टेट एक्टर यूजेज ए जीरो डे एक्सप्लॉइट टू इनफिल्ट्रेट द डिफेंस सिस्टम ऑफ अनदर कंट्री एंड स्टिल क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। देखिए, एक होता है साइबर वॉरफेयर, एक होता है साइबर एस्पियोनेज। तो जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं ना, आप कोई इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए कर रहे हैं, तो दैट इज साइबर एस्पियोनेज बोलते हैं उसको, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं साइबर एस्पियोनेज, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, साइबर एस्पियोनेज और साइबर वॉरफेयर में क्या अंतर है। तो साइबर वॉरफेयर जो होता है वो होता है कॉजिंग डैमेज और डिसरप्शन, ठीक है, फोकस ऑन कॉजिंग डैमेज और डिसरप्शन। एस्पियोनेज क्या होता है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को स्टील कर रहे हो, स्पाई कर रहे हो, कैसे भी करके इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हो, तो दैट इज साइबर एस्पियोनेज। साइबर वॉरफेयर मतलब जस्ट कॉजिंग डैमेज और डिसरप्शन। डिजिटल अटैक इज साइबर वॉरफेयर, डिजिटल स्पाइंग इज कॉल्ड साइबर एस्पियोनेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया। आइए नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट मैंने लिख भी दिया हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक रहेगा, पढ़ लो एक बार।
नेक्स्ट क्या है, ए हैकर ग्रुप लॉन्चेज अ कोऑर्डिनेटेड अटैक ऑन मल्टीपल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन अ कंट्री कॉजिंग वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक डिसरप्शन। तो वाइड इकोनॉमिक डिसरप्शन हो रहा तो विल कम अंडर साइबर वॉरफेयर। एस्पियोनेज मतलब कुछ इंफॉर्मेशन लेके आता तो एस्पियोनेज होता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए हैकर सेंड्स एन ईमेल दैट अपीयर्स टू बी from a legitimate bank asking the recipient to click on a link and enter their login credential. तो which type of attack is this called and what is the best defense against it? तो ये सभी तो फिशिंग है कि मैलिशियस लिंक कुछ भी भेज दिया, कुछ भी कह के आपका इनकम टैक्स का सारा पैसा मिल गया है, एक लिंक आया एकदम आप क्लिक करोगे, अरे कितना पैसा आया देखते हैं, बस खत्म, कहानी वहीं खत्म। तो दिस इज फिशिंग, ठीक है। ए हैकर यूजेज a compromised email account to send malicious attachment to all the contacts in the address book. A hacker uses a compromised email account to send malicious attachments to all the contacts in the address book. What is this type of attack called and what is the best way to prevent it? तो इसको हम लोग बोलते हैं malware distribution, कि भाई एक वो कर लिया और उसको ईमेल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। A hacker gains access to a company's network by exploiting a vulnerability in an unpatched software application. What is this type of attack called and what is the best way to prevent it? अब क्या करे, एक हैकर जो है वो कंपनीज के नेटवर्क में गेन मतलब एक्सेस गेन कर लिया है और वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एक्सप्लॉइट अटैक, ठीक है। नेक्स्ट, A hacker uses a fake Wi-Fi hotspot to intercept the internet traffic of unsuspecting user and steal their login credential. तो ये जो हो रहा है तो फेक वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करके इसको बोलते हैं मेन इन द मिडिल अटैक, MITM, ठीक है। और MITM यूज करना है तो हमें VPN यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, कंटिजेंसी प्लानिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। कंटिजेंसी प्लानिंग मतलब बैकअप प्लानिंग। तो ये हमारा किस कंट्रोल में फॉल करता है, तो ये हो गया करेक्टिव कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्रोल बेस्ट डिस्क्राइब इफेक्टिव पासवर्ड मैनेजमेंट। तो पासवर्ड मैनेजमेंट जो आता है ये आता है कब, प्रिवेंटिव कंट्रोल है, प्रोएक्टिव अप्रोच है ये। तो पासवर्ड मैनेजमेंट आ जाएगा किसमें, प्रिवेंटिव कंट्रोल में, ठीक है। टेकिंग बैकअप ऑफ डेटा फाइल्स, तो ये किस में आ जाएगा, ये भी हो जाएगा करेक्टिव में। एक बार हो गया है तो हमें पता रहना चाहिए कि बैकअप रहेगा तब ना नॉर्मल ऑपरेशन हम वहां से कंटिन्यू कर पाएंगे, तो करेक्टिव में। इन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन ए करस्पॉन्डिंग कैन ओनली डिक्रिप्ट इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड विद अ पब्लिक की। ये यहाँ पे ना क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं है। देखिए, जब भी हम एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर पब्लिक की यूज होता है, पब्लिक की यूज़ करते हैं एनक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है ना। और प्राइवेट की जो होता है वो यूज़ करते हैं डिक्रिप्ट करने के लिए, बस इतना याद रखना है, ठीक है। पब्लिक से इनक्रिप्ट करेंगे, प्राइवेट से डिक्रिप्ट करेंगे। नेक्स्ट, इन विच इंक्रिप्शन मेथोडोलॉजी आर अ पब्लिक की एंड प्राइवेट की टुगेदर यूज टू जनरेट अ हैश वैल्यू। तो ये हमारा यूज होता है डिजिटल सिग्नेचर में, ठीक है। द लीगल डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम जो है वो किस एक्ट में है, तो साइबर क्राइम का जो लीगल डेफिनेशन आपको मिलेगा वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में ही मिलेगा। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट सिस्टम वर्क्स विदाउट नेटिंग एनी अदर ड्यूज। तो ये होता है आपको RTGS में, विदाउट नेटिंग एनी अदर ड्यूज ऑफ द बैंक, ये होता है RTGS में। मोड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एडॉप्टेड इन ATM विड्रॉल्स ऑफ अ कोर बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ पे होता है ये OLTP, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है ना। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग यूज होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अटैक्स, ठीक है, विल पोज अ सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न टू ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग बैंक्स। तो यहाँ पर जो दिया है फॉर्म ग्रैबिंग, ब्रूट फोर्स, वेब स्क्वाडिंग, सबसे जो खतरनाक होगा बॉटनेट, ठीक है। इंस्टॉलिंग फायर अलार्म्स एंड CCTV एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किस में आएगा, तो आप सोचो एक बार, अलार्म्स और CCTV किस में आएगा, तो ये प्रिवेंटिव में आएगा, यानी ये क्या है, प्रोएक्टिव मेजर्स है, ठीक है ना, प्रिवेंटिव में, ठीक है।
और सीसीटीवी अकेले यदि आप देखेंगे ना तो ये डिटरेंट कंट्रोल में भी आएगा, ठीक है। नॉन रेपुडिएशन क्या मतलब क्या होता है? नॉन रेपुडिएशन का मतलब होता है कि भाई आपने साइन किया है तो बाद में आप डिनाई नहीं कर पाओगे ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, ठीक है। तो नॉन रेपुडिएशन क्या है? द एश्योरेंस दैट समवन कैन नॉट डिनाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ मैसेज और सिग्नेचर, ठीक है, कि वो मैसेज और सिग्नेचर के ऑथेंटिसिटी को डिनाई नहीं कर पाएगा कि भाई हमने नहीं किया। साइबर जो है वो ग्रीक वर्ड है, ये कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ठीक है ना। द बिगेस्ट साइबर अटैक इन द वर्ल्ड, तो बिगेस्ट साइबर अटैक जो हुआ था वो वानाक्राई रैंसमवेयर था, ठीक है ना, वानाक्राई रैंसमवेयर। और एक और आया था गूगल वाला कुछ था, मुझे याद नहीं, सर क्वेश्चन में होगा, आगे देखेंगे। द डी इन द एसिड टेस्ट में क्या है? तो एसिड टेस्ट का पूरा ही देख लीजिए। एसिड में ए होता है एटोमिसिटी, सी होता है कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन और डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। अब ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब? ड्यूरेबिलिटी का मतलब यही होता है कि जो आप चेंज कर रहे हैं ना वो डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो जाए, यही होता है इसका मतलब, ठीक है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से द एश्योरेंस दैट डेटा रिमेन्स इंटैक्ट एंड एक्सेसिबल ओवर टाइम, दैट इज ड्यूरेबिलिटी। Which section, what is the section 69, 69A of IT Act and what are the penalty provision? इसमें क्या लिखा है इसको नहीं देखना है, पहले समझ लीजिए क्या है। IT एक्ट का सेक्शन 69 क्या बोलता है कि किसी भी कंप्यूटर सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन निकल रहा है उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है, उसको मॉनिटर किया जा सकता है और उसको डिक्रिप्ट करके गवर्नमेंट चाहे तो देख भी सकता है। और क्यों? तो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी द गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन इफ इट इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, उसके लिए कर सकता है। 69 की मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर यदि कोई पर्सन, ठीक है, फेल करता है असिस्ट में, कंप्लाइंस में इसके लिए, तो वो 69 में जो फाइन है वो 7 ईयर्स का फाइन है, प्लस फाइन हो सकता है या दोनों। 69A क्या बोलता है कि ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन empowers the government to block public access to any information through any computer sources in the interest of again national security। गवर्नमेंट जब चाहे तब पब्लिक का एक्सेस किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए रोक सकता है, ठीक है, ठीक है। और देखिए सेक्शन 69A जो है जनरली ये ना इंटरमीडियरीज के लिए, ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है। अब जैसे कौन कौन हो गया, ISPs हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, ये उसके लिए एप्लीकेबल है। अब 69 जो एप्लीकेबल है वो इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है। और दोनों में पेनल्टी प्रोविजन वही 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट होता है और फाइन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द हैकर who breaks into other resources without the permission of the owner and remain unnoticed are known as अब यहाँ पे ना नुकसान की बात आगे नहीं कर रहा है, फिनेंशियल गेन और इसका, इसीलिए ग्रे हैट हैकर। The security breach that occurs due to entering into a secure area by a common entry pass that permits entry without verification of individual, कि एक ही कॉमन पास से 2 आदमी चला गया तो उसको हम लोग बोलते हैं टेलगेटिंग, कि पीछे पिछलग्गू बन के पीछे पीछे आप चले गए, ठीक है ना। पेमेंट सिस्टम इन इंडिया आर मोस्टली गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो RBI करता है, ठीक है ना। पेमेंट सिस्टम का RBI ही अभी भी, देखिए नेफ्ट RTGS तो अभी भी RBI ही देखता है और नियम कानून तो सब वही बनाता है। NPCI जो है वो जो टेक्निकल पार्ट है जनरली वो देखता है, ठीक है ना। अभी जैसे IDRBT था, ठीक है, शुरू में वही ATM का ऑपरेशन ये सब देखता था, बाद में अभी NPCI ले लिया, NFS क्या सब बना के उसे, तो ठीक है, लेकिन मेनली जो है वो RBI ही है, ठीक है। डैश कंसिस्ट ऑफ SQL कमांड्स यूज टू डिफाइन डेटाबेस स्कीमा एंड इज यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो जब भी हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर की मॉडिफाई की बात करते हैं तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज आता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे DDL में क्या क्या कमांड है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ इंटरनेट फ्रॉड that involves creating a fake identity to establish trust with the victim over a long period। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैट फिशिंग। अब कैट फिशिंग क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको लिखा है
Catfishing is when someone creates a fake online identity or profile to trick or deceive others. The person pretending to be someone else often uses fake photos, names, and stories to build trust and to form relationship with their targets. मैं इसका ऐसे ही आप लोगों को दे रहा हूँ लाइटर नोट पे, ठीक है, इनको अन्यथा ना लें। कि जब फेसबुक स्टार्टिंग में आया था ना, तो बहुत सारा लड़का लोग क्या करता था कि लड़की का प्रोफाइल बना करके वो बैठ जाते थे और अपने ही दोस्त को फिर वो मैसेज भेजते थे, उनके साथ चैट करते थे, ठीक है। बाद में पता चलता था कि अरे जिसको हम मतलब लड़की समझ रहे हो तो लड़की लड़का है, मतलब मैं मतलब बताने के लिए बोल रहा हूँ। तो कैट फिशिंग समझ लीजिए वही है, रिलेट करने के लिए, है ना, कि आप एक फेक ऑनलाइन आइडेंटिटी बना के रखे हुए हैं जिससे दूसरों को ट्रिक कर सके, उसका ट्रस्ट विन कर सकें और बाद में फिर उसको मैनिपुलेट कर सकें। चलिए नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट क्राइम व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ मनी म्यूल। मनी म्यूल क्या होता है, चलिए इसको पढ़ते हैं बाद में। मनी म्यूल बहुत आजकल चल रहा ना। मनी म्यूल सिंपली क्या है कि कोई आदमी जो है वो बोला क्या इंडिया के किसी ऐसे बैंक में अकाउंट खोल लो जहाँ पे कोई देखता नहीं है, और फ्रॉड करके जो पैसा लाएंगे वो उस अकाउंट में रख लेंगे। तो मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव बैंक में एक अकाउंट खोल लिया, मान लीजिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, ABC कोऑपरेटिव बैंक में एक अकाउंट खोल लिया है 1 2 3 अकाउंट नंबर। एक वो फ्रॉडस्टर अब जहाँ तहाँ से फ्रॉड करके पैसा लेके यहाँ रख ले रहा है, उसको लग रहा है सिस्टम यहाँ वीक है तो ट्रेस नहीं होगा, मैं अपना रखता हूँ। तो ये जो 1 2 3 अकाउंट है ये गलत पर्पस के लिए यूज हो रहा है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मनी म्यूल, ठीक है। मनी म्यूल के लिए अकाउंट जो है वो यूज हो रहा है। तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मनी म्यूल, यहाँ पे क्या है कि प्राइमरी पर्पस मनी म्यूल का क्या होता है। द लॉन्ड्रर स्टोल फंड थ्रू लेजिटिमेट अकाउंट्स। लॉन्ड्रर जो है वो क्या कर रहा है, स्टोलन फंड्स थ्रू लेजिटिमेट अकाउंट्स। जैसे हम लोग मनी म्यूल के बारे में, तो मनी म्यूल क्या है, तो मनी म्यूल क्या है कि समवन हु ट्रांसफर्स इलीगली ऑब्टेन्ड मनी ऑन बिहाफ ऑफ क्रिमिनल्स। मनी म्यूल क्या हो गया, वैसे लोग जो मान लीजिए क्या करते हैं ना कि इलीगली जो पैसा आया है ना उसको अपने अकाउंट के थ्रू लॉट करवाता है, ठीक है, बिहाफ ऑफ क्रिमिनल्स, ऑफन विदाउट रियलाइजिंग कि दे आर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली गेटिंग इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज। काम कैसे करता है ये, तो क्रिमिनल्स रिक्रूट इंडिविजुअल म्यूल्स को वो लोग रिक्रूट करते हैं कि भाई हम मर्डर करके, बताने के लिए बोल रहा हूँ, फ्रॉड स्कैम साइबर क्राइम करके पैसा लाएंगे, तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे, तुम फिर उसको जो है यहाँ ना यहाँ ट्रांसफर कर देना। तो ये जो लोग हैं जिनका अकाउंट इज बीइंग यूज्ड वो लोग होंगे म्यूल्स, ठीक है। एंड व्हाई क्रिमिनल्स यूज म्यूल्स, तो क्रिमिनल्स यूज मनी म्यूल्स टू हाइड देयर आइडेंटिटी एंड मेक इट हार्डर फॉर लॉ एनफोर्समेंट टू ट्रेस द इलीगल फंड्स, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ, मैं बैंक में डील करता हूँ, बहुत सारा ऐसा केस डेली बेसिस पे ही डील करता हूँ कि मान लीजिए क्या होगा ना कि साइबर क्राइम पोर्टल जो है वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आया और हमारे कस्टमर के अकाउंट में कोई पैसा गया। तो कभी कभी ना इंट्रोगेट जब हम लोग करते हैं कस्टमर को, फ़ोन पे करते हैं, कभी आमने सामने बिठा के भी करते हैं, तो सच बता रहा हूँ ना, उनको नहीं पता रहता है कि भाई वो क्या कर रहे हैं। उसका कोई रिश्तेदार, कोई दूर का दोस्त, कोई कुछ उसको बोलता है कि तुम्हारे अकाउंट का मैं यूज़ करूंगा, मैं तुझे 5,000 महीने के दूंगा, तू आराम से रह। उसको लग रहा है अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ऐसे हर बैंक में अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। उसको नहीं पता वो फंस रहा है। कल के दिन में जब मान लीजिए जब किसी पुलिस स्टेशन या कहीं से आता है कि उस अकाउंट को ब्लॉक करो, फिर उसके अगेंस्ट में फिर साइबर क्राइम में साइबर थाने में FIR होगा और वो बंदा पकड़ा जाएगा। ये तो नहीं, वो सोर्स तो बता नहीं पाएगा, वो तो बताएगा कि ABC XYZ का था, कोई मानेगा। हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा तो हम ही पकड़े जाएंगे। तो ये कहानी है मनी म्यूल्स का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, नहीं पढ़े थे, ऊपर में CEO उसको ये करता है कि हमारे वायर ट्रांसफ़र में अकाउंट में पैसे डाल दो। तो कॉमन बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज में जो मेनली यूज होता है वो डोमेन स्पूफिंग होता है, ठीक है। अब डोमेन स्पूफिंग तो आप लोग जानते होंगे। डोमेन स्पूफिंग में क्या होता है, ऐसा साइबर अटैक जहाँ पे स्कैमर क्या करेगा ना कि एक मान लीजिए जैसे, अच्छा चलिए इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलिए आप रेलवे स्टेशन में देखते ना कि बिसलरी BISLER मान लीजिए है इसका, तो आप देखेंगे ना आपको BISLARI मिलेगा, आपको बहुत सारे वेरिएंट मिल जाएंगे।
तो इसी तरह जैसे क्या है कि क्या करेगा कि फेक करता है ए वेबसाइट और ईमेल एड्रेस टू मेक इट्स लुक लाइक इट बिलोंग टू अ लेजिटिमेट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। गोल क्या होता है? तो इज टू ट्रिक पीपल इनटू बिलीविंग दैट दे आर इंटरेक्टिंग विद अ ट्रस्टेड सोर्स, सो दे शेयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो डोमेन स्पूफिंग का यूज करते हैं कि वो ऐसा देखेंगे, अब मान के चलिए ना कोई XYZ कंपनी है तो XYYZ कर देंगे, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे, और जब भी बहुत ध्यान से नहीं तो लगेगा अरे भाई ये तो सही है बिल्कुल। ठीक है, अब ये डोमेन स्पूफिंग हो गया, ईमेल स्पूफिंग, वेबसाइट स्पूफिंग, कॉलर आईडी स्पूफिंग, हर स्पूफिंग होता है। स्पूफिंग मतलब उसी का एक नकली वर्जन बना देना, ठीक है ना। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ वाटरिंग होल अटैक? वाटरिंग होल अटैक का क्या होता है प्राइमरी गोल? सिंपल समझिए, वाटरिंग होल अटैक क्या होता है कि मान के चलिए ना कि 5 आदमी लगातार ना abc.com को विजिट कर रहा है। तो अब वो क्या कर रहे हैं ना कि ABC, अब ये 5 पीपल्स जो रेगुलर विजिट कर रहे हैं, या 50 पीपल या 5000 पीपल, तो वो abc.com को वो कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे ना कि abc.com को ही इन्फेक्ट कर देंगे, ठीक है। इन्फेक्ट करके फिर जो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो फिर उसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए। और नेम कहाँ से आया था कि जैसे प्रेडेटर्स थे ना, तो वो एनिमल को अटैक करते थे कहाँ पे? जैसे वो पानी पीने के लिए वाटरिंग होल के पास जाते थे कि मतलब गैदर टू ड्रिंक, तो अब वहीं पे उस पर अटैक कर दिया गया। तो इसी तरह कि मान लीजिए जहाँ पे फ्रिक्वेंटली किसी वेबसाइट को लोग विजिट कर रहे हैं, फेसबुक सब देख रहा है, तब फेसबुक को ही जो है वो इन्फेक्ट कर दो, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वाटरिंग होल अटैक। टू इन्फेक्ट ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर्स बाय कॉम्प्रोमाइजिंग अ वेबसाइट दे फ्रीक्वेंटली विजिट। Which of the following is the key characteristic of ransomware as a service in internet fraud? देखिए ये क्या होता है? It allows non-technical criminals to deploy ransomware using pre-built tools। तो ransomware as a service क्या है कि ransomware को as a service की तरह यूज करिए, और आप भी दूसरे से रैंसम वसूली करिए, है ना। अब मान लीजिए क्लाउड एज ए सर्विस में होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब रैंसमवेयर एज ए सर्विस होगा कि उसका कुछ प्री बना बनाया कुछ मिल जाएगा। तो एक तरीके से जैसे मान लीजिए किसी को बदमाश बनना है तो पहले बंदूक खरीदेगा, तो अब इसी तरह यहाँ पे यदि साइबर क्रिमिनल बनना है तो रैंसमवेयर का सर्विस जो है वो टूल किट खरीद लीजिए और फिर रैंसम वसूलते रहिए, ठीक है। तो इट अलाउज अ नॉन टेक्निकल क्रिमिनल टू डिप्लॉय रैंसमवेयर यूजिंग प्री बिल्ट टूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? What is the primary risk associated with user clicking remember me? देखिए जब भी आप remember me करते हैं ना तो होता क्या है कि जो आपने थोड़ा प्रोग्रामिंग किया होगा तो वेबसाइट में मतलब ब्राउज़र में हम लोग रखते हैं ना, ब्राउज़र का जो मेमोरी है वहाँ भी हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। की वैल्यू पेयर में रख लिया वहाँ पे डेटा, ठीक है। तो अब क्या है, या तो जब रिमेंबर मी आप कर देते हैं सेशन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ तो सेशन हाईजैकिंग का जो है वो खतरा रहता है, तो वल्नरेबिलिटी रहेगा सेशन हाईजैकिंग का। तो रिमेंबर मी वाला जो ऑप्शन होता है वेबसाइट में हम लोग डाल देते हैं बिना सोचे समझे, तो इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू सेशन हाईजैकिंग। Which of the following user behavior is most likely to lead a successful phishing attack? तो सिंपली है कि फिशिंग अटैक तभी होता है कि बिना कुछ देखे मेल पे हम क्लिक 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 एक लाइन से करते जाए। तो ये क्या है? क्लिकिंग ऑन लिंक्स इन ईमेल विदाउट वेरीफाइंग देयर ऑथेंटिसिटी, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ यूज फेलियर इन रिकॉग्नाइजिंग सोशल इंजीनियरिंग अटैक? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि प्राइमरी कॉज क्या है इसका, तो ट्रस्टिंग अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशंस टू इजीली। कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसा मिल गया विश्वास क्लिक, सही है ये, ठीक है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक के लिए सबसे प्रोमिनेंट रीजन है कि हम लोग अनसॉलिसिटेड जो भी कम्युनिकेशन है उस पर जो बिलीव कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन यूजर फेलियर दैट लीड्स टू अ डेटा ब्रेचेज इन क्लाउड स्टोरेज सिस्टम? देखिए तो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि यदि हम अपना सेंसिटिव डेटा पब्लिक लिंक्स के थ्रू शेयर करेंगे तो ये हमेशा इशू बना रहेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन यूजर फेलियर? तो शेयरिंग सेंसिटिव फाइल्स वाया पब्लिक लिंक्स। Which of the following is a primary cause of bank failure due to cyber security breaches? तो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम लोग का जो सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटी है वो अनपैच्ड रह गया है,
और अनपैच्ड रह गया है तो फिर एक्सप्लॉइट भी लोग उसको करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे मेजर रीजन है। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क एसोसिएटेड विथ बैंक्स यूजिंग लेगेसी सिस्टम? तो जैसे होता है ना एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ सर्वर, हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं ना, तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना भाई चल ही तो रहा है, क्या इशू है, ठीक है, सीबीएस तो सपोर्ट कर ही रहा है क्या ना, कि टाइम के साथ मान लीजिए जो नया नया ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लीजिए अभी 11 प्रो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बैंक में भी ये यूज़ होता है, 10 तो सपोर्ट भी हटा लिया, अभी पहले 7 हटाया फिर 10 हटाया। तो है क्या ना कि जैसे जैसे होता है, मान लीजिए नया नया ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन अपडेट होता है तो सिक्योरिटी भी अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो यदि आप अपडेट नहीं करोगे, एंड ऑफ सिस्टम जो लाइफ वाला सिस्टम है, लीगेसी सिस्टम यूज करोगे, तो ऑलवेज रहेगा कि वल्नरेबिलिटी रहेगा, कि आपका साइबर अटैक होने का चांसेस रहेगा। तो इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी टू साइबर अटैक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन बैंक्स आर टारगेटेड बाय एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट? तो बैंक को क्यों टारगेट किया जाता है? तो सबसे बड़ी बात है कि फिनेंशियल डेटा को स्टील करने के लिए एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब बैंक में तो कोई R&D का कुछ रहता नहीं है, फिलॉसफी या थेसिस कोई जमा करके रखा रहता है, लेकिन मेनली यही है कि फिनेंशियल डेटा, ठीक है ना। तो बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन प्रिवेंटिंग बैंक फेलियर ड्यू टू इनसाइडर थ्रेट्स? तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, देखिए किसी भी बैंक के लिए, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो इनसाइडर थ्रेट्स ही है। इनसाइडर थ्रेट्स में का क्यों मतलब चांसेस रहता है, क्योंकि हम यदि स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल और मॉनिटरिंग हमने इस्टेब्लिश कर रखा है तो ये इशू नहीं आएगा, यदि नहीं है तो ये इशू आएगा। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना होगा, स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल और मॉनिटरिंग जो है उसको रखना पड़ेगा। Which of the following technique is commonly used by hackers to bypass network firewall? तो उसके लिए वो DNS टनलिंग का यूज करते हैं, है ना, DNS टनलिंग, ठीक है, इसको वो लोग यूज करते हैं। अब DNS टनलिंग क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि वेयर अटैकर्स यूज द डोमेन नेम सिस्टम टू सीक्रेटली सेंड एंड रिसीव डेटा बाय पासिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स। अब क्या है यहाँ पे देखिए, मैंने एक इसका सिंपल दिया था, इमेजिन राइटिंग सीक्रेट मैसेज ऑन इनवेलप इंस्टेड ऑफ लेटर्स, सिक्योरिटी चेक्स ओनली लुक इनसाइड द लेटर्स, ठीक है, कि इनवेलप के अंदर कुछ देखेगा, लेकिन इनवेलप के ऊपर में यदि कुछ लिख दिया है तो उसको तो कोई इजीली देख लेगा। तो अब क्या है ना कि डोमेन नेम सिस्टम जो हमारा होता है तो उसके डेटा के साथ ही अपना डेटा को सेंड और रिसीव कर लेना, तो दैट इज DNS टनलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ APT, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट? तो एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट में क्या होता है कि दे यूज सोफिस्टिकेटेड टेक्निक टू रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड। ये सबसे पहले APT का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ साइबर क्राइम इंसिडेंट रिपोर्ट? तो साइबर क्राइम इंसिडेंट रिपोर्ट सबसे पहले समझ लीजिए कि जब कोई ये होता है तो एक इंसिडेंट रिपोर्ट बना के आपको सर्टिन को भेजना है या आपके रेगुलेटर को भेजना है, ठीक है। तो एक फॉर्मल रिकॉर्ड की तरह ये काम करता है फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एंड लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए, ये ठीक है साइबर क्राइम इंसिडेंट रिपोर्ट। इन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग व्हाट इज द टर्म चेन ऑफ कस्टडी? देखिए चेन ऑफ कस्टडी का मीन्स क्या होता है कि इंटीग्रिटी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, की जो भी एविडेंस आपने कलेक्ट किया है वो कोर्ट में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, दैट इज चेन ऑफ कस्टडी। व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इंश्योरिंग द एक्यूरेसी ऑफ अ साइबर क्राइम रिपोर्ट? तो सबसे बड़ी बात क्या है कि साइबर क्राइम रिपोर्ट में सबसे क्रिटिकल फैक्टर हमारा क्या होता है कि टाइमली रिपोर्टिंग और उसका डॉक्यूमेंटेशन कर लेना, और उसमें सब कुछ रहता है कि लॉग क्या हुआ, मोडस ऑपरेंडी क्या था, कब हुआ, कब खत्म हुआ, क्या ले गए नहीं ले गए, सब कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन? साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है इंसिडेंट आइडेंटिफिकेशन, इंसिडेंट को आइडेंटिफाई करना। Which of the following tools is commonly used for network traffic analysis during a cyber crime investigation? तो बहुत सारा टूल है, उसमें से ये जो है ये वायर सार्क है। वायर सार्क क्या होता है? तो ये ओपन सोर्स नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है। ये क्या करता है कि टू कैप्चर एंड एग्जामिन डेटा ट्रैवलिंग थ्रू नेटवर्क इन रियल टाइम। तो वायर सार्क, ठीक है, नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करने के लिए यूज हो रहा है। इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन व्हाट इज द टर्म लाइव फोरेंसिक रेफर टू? तो जो हमारा रनिंग सिस्टम है ना, उसमें से जो हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड लाइव फोरेंसिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, कलेक्टिंग एविडेंस फ्रॉम अ रनिंग सिस्टम, ठीक है। विच लीगल प्रिंसिपल इंश्योर दैट एविडेंस कलेक्टेड
ड्यूरिंग अ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन इज एडमिसेबल इन कोर्ट। तो ये हो गया चेन ऑफ कस्टडी जो ऊपर पढ़े थे। चेन ऑफ कस्टडी का मतलब ये होता है कि जो भी एविडेंस आपने कलेक्ट किया है वो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो और आप उसको कोर्ट में जो है वो उसको कोर्ट में आप रख सकें उसको, ठीक है ना। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ साइबर क्राइम मैनेजमेंट। तो साइबर क्राइम मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल होता है कि जब मान लीजिए होता है कुछ भी ऐसा इंसिडेंट तो उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना, ठीक है, और साइबर क्राइम के लाइकलीहुड होने के चांसेस को कम करना। तो ये हो गया बी, टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट एंड लाइकलीहुड ऑफ साइबर क्राइम्स। अब क्या कि विच फ्रेमवर्क इज कॉमनली यूज्ड फॉर मैनेजिंग साइबर क्राइम रिस्क इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ISO 2700, तो ये भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ITIL भी यूज होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, एंड कोबिट से जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम इन साइबर क्राइम, ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम। तो ये क्या करता है ना, आपको ये प्रोवाइड करता है रियल टाइम रेस्पॉन्स एंड मिटिगेशन फॉर साइबर इंसिडेंट्स, ठीक है, रियल टाइम रेस्पॉन्स देता है और मिटिगेशन फॉर साइबर क्राइम्स। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ साइबर क्राइम मैनेजमेंट प्लान। तो इसमें जो की कंपोनेंट होता है वो रेगुलर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना और डिफरेंट और टेस्टिंग करना। तो यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से रेगुलर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन इफेक्टिव साइबर क्राइम मैनेजमेंट। तो सब कुछ, एडवांस टेक्नोलॉजी होना चाहिए, स्किल्ड पर्सनल होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज प्रोसीजर होना चाहिए, ऑल ऑफ द, तो ऑल ऑफ द हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकल डॉक्यूमेंट इन द चेन ऑफ कस्टडी प्रोसेस। तो चेन ऑफ कस्टडी प्रोसेस में हमारा एविडेंस लॉग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एविडेंस लॉग, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ साइबर क्राइम रिस्क मैनेजमेंट। तो साइबर क्राइम रिस्क मतलब मैनेजमेंट में सब कुछ होता है, आइडेंटिफाई करना, असेसमेंट करना, फिर उसको मिटिगेट कैसे करोगे होता है तो साइबर रिस्क को। तो ये सारा ये हमारा बी हो जाएगा, आइडेंटिफाई, असेस एंड मिटिगेट साइबर रिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टूल यूज्ड इन साइबर फोरेंसिक फॉर डिस्क इमेजिंग। तो FTK इमेजर जो है वो यूज होता है। FTK इमेजर क्या है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। FTK इमेजर क्या है, इज अ फ्री डिजिटल फोरेंसिक टूल यूज्ड टू कैप्चर एंड एनालाइज डेटा for computers, drivers and other storage devices, and it helps investigators create exact copies of data without altering the original, ensuring evidence remain। मतलब जो भी सिस्टम में पड़ा हुआ है ना एविडेंस, उसको एग्जैक्ट ये कैप्चर कर लेगा विदाउट, मतलब जो ओरिजिनल एविडेंस है उसको डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है। तो ये होता है FTK इमेजर। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ राइट ब्लॉकर इन साइबर फोरेंसिक। तो राइट ब्लॉकर का क्या है हमारा, टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी ड्यूरिंग एविडेंस कलेक्शन। एविडेंस कलेक्शन के टाइम में एविडेंस को डिस्टर्ब नहीं करना, उसका डेटा इंटीग्रिटी रहेगा, इंश्योर करेंगे हम, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज इन क्लाउड फोरेंसिक। तो क्लाउड फोरेंसिक में सबसे बड़ा इशू होता है ज्यूरिडिक्शन का, ठीक है, ज्यूरिडिक्शन इशूज, डेटा एक्सेस किसके ज्यूरिडिक्शन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड यूज्ड इन ATM स्कीमिंग अटैक। तो ATM स्कीमिंग अटैक होगा तो भाई अंदर में कैमरा तो आपको रखना ही पड़ेगा, तब ना आप रीड करोगे, और कार्ड रीडर होना चाहिए ATM में। तो इंस्टॉलिंग अ हिडन कैमरा और कार्ड स्कीमिंग। ATM स्कीमिंग जानते हैं ना, ATM स्कीमिंग क्या होता है। स्कीमिंग में क्या होता है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन जो है वो उसको स्टील करते हैं, चुराते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि हिडन डिवाइस स्कीमर जो है वो अटैच कर दिया था कार्ड स्लॉट के पास। आप जैसे ही स्वैप करते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो आपका कार्ड का इंफॉर्मेशन कॉपी कर लिया, और जो कैमरा लगाया, कैमरा से क्या किया, तो आपका पिन कैप्चर कर लिया। जब आप पिन डाल रहे हो तो उसका काम दोनों चीज मिल गया, कार्ड का इंफॉर्मेशन और पिन मिल गया, फिर वो जो चाहे कर सकता है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, PCI DSS स्टैंडर्ड 2007 में आया था, है ना। तो मेनली इसका है, देखिए जब कार्ड का यूज करने लग गए ना हम लोग ट्रांजेक्शन में, तो भाई कार्ड का इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना भी तो जिम्मेदारी थी जो इंटरमीडियरीज हैं। इंटरमीडियरीज बोले डेटा फिडेंशियरी, चलिए तो इसका DPDP का ये हो जाएगा, मतलब जो बैंक्स थे मान लीजिए उसके लिए। तो मेनली जो PCI DSS का काम है वो कार्ड होल्डर के डेटा को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, जिससे फ्रॉड नहीं हो, टू प्रोटेक्ट कार्ड होल्डर डेटा, रिड्यूस फ्रॉड। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग डायनामिक CVV। तो डायनामिक CVV में क्या है, CVV क्यों हम करते हैं, है ना, ये जो CVV कोड होता है ना 3 डिजिट का 4 डिजिट का, मान लीजिए वो क्यों होता है। तो फिजिकल कार्ड आपके पास है कि नहीं, जब आप मान लीजिए ट्रांजेक्शन कर रहे हैं
तो इसीलिए सीवीवी पूछता है। और डायनामिक सीवीवी में क्या है कि मान लीजिए कार्ड चोरी हो गया, तो अब जो चोर है वो क्या करेगा, वही सीवीवी डालेगा, लेकिन वो बाय द टाइम सीवीवी तो चेंज हो गया है उसका, तो उसको रोकने के लिए तो दे चेंज पीरियोडिकली मेकिंग स्टोलन डेटा यूजलेस, कि एक बार चोरी कर लिया कार्ड को तो भाई कोई मतलब नहीं रहेगा कार्ड का, है ना। What is the primary difference between a smart card and traditional? तो स्मार्ट कार्ड में एक ही चीज होता है कि माइक्रो प्रोसेसर होता है, सिंपली स्मार्ट कार्ड कंटेन एन एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ट्रेडिशनल मैग्नेटिक स्ट्रिप में नहीं होता था ये। Which of the following is a key advantage of using a smart card for payment processing? तो इसमें क्या होता है ना कि माइक्रो प्रोसेसर रहता है, तो इनहेंस सिक्योरिटी थ्रू इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन, जिसके कारण मेनली स्मार्ट कार्ड का जो है एडवांटेज है। अब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन यूज केस फॉर ए स्मार्ट कार्ड इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री में स्मार्ट कार्ड का यूज होता है। जो भी मरीज है, पेशेंट है, उनका एक तरीका हिस्ट्री, जो उनका हेल्थ का हिस्ट्री है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, मेडिकल रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए, तो स्टोरिंग पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड सिक्योरली। मैं थोड़ा सा गलत खींच दिया, ठीक है ना। ए, विच सेक्शन ऑफ IT Act 2000 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट? याद रखिएगा हमेशा, कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ होता है तो ये हो गया सेक्शन 65, ठीक है, सेक्शन 65, ठीक है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ कुछ होता है तो सेक्शन 65 जो है वो वहाँ पे आएगा। अब क्या है कि अंडर IT Act 2000 विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग साइबर क्राइम्स इन इंडिया? तो साइबर क्राइम्स के लिए एक ही है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। जब भी कोई साइबर इंसिडेंट होगा ना तो आपको मेल आ जाएगा यहाँ से, और फिर वो आपसे ना कंप्लाइंस भी करवाएंगे। मैं भी 1-2 बार किया हूँ ये काम, ठीक है। और वो डिटेल मांगते हैं, रूट कॉज एनालिसिस मांगेंगे, फिर कंप्लाइंस मांगेंगे और प्रॉब्लम में फंसोगे, ठीक है ना। Which change to the IT Act 2000 adds rules for companies to follow proper security measures to protect data? तो ये हमारा हुआ था IT Act 2008, ठीक है ना, उसमें हुआ था, ठीक है, कि रूल्स को ऐड किया गया टू प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स के लिए, ठीक है, डेटा को प्रोटेक्ट करके 2008 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें। अब विच सेक्शन ऑफ IT Act प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को जो लीगल रिकॉग्निशन मिला था वो सेक्शन 4 IT Act में, सेक्शन 4 ऑफ IT Act के बाद ही ना मिला था इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को रिकॉग्निशन, तो वो सेक्शन 4 में है, ठीक है। अंडर द IT Act 2000 विच सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट? याद रखिए, पनिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट जो है वो 66C है। देखिए इसका ना हमारे ऐप में एक कॉम्प्रिहेंसिव एक क्लास मैंने लिया था, जिसमें जितना भी मेन है ना, करीब 30-40 एक्ट के बारे में मैं बताया हूँ, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में 3-4 क्वेश्चन, 2-3 तो डायरेक्ट ही आता है, ठीक है। तो ठीक है, उसको पढ़ेंगे तो नहीं छूटेगा। तो आइडेंटिटी थेफ्ट जो है वो सेक्शन 66C में है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइबर एपलेट ट्राइब्यूनल अंडर द IT Act 2000? देखिए साइबर एपलेट ट्राइब्यूनल जो है उसका मेन काम क्या है कि एडजुडिकेटिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स को, मतलब उसको डील करना। डिजिटल सर्टिफिकेट तो वो करते हैं ना, सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है, CA जो होते हैं वो करते हैं, ये नहीं करते हैं। हियरिंग अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, तो ये भी है। प्रोवाइड्स कंपनसेशन टू अ पार्टी, कौन सा नहीं है, तो B नहीं है, ठीक है ना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन व्हाट इज द टर्म नॉन रेपुडिएशन? नॉन रेपुडिएशन तो परिचय डिनाई नहीं कर सकता भाई, ठीक है, कि ये ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, कि हमने ये काम नहीं किया, ठीक है। तो इंश्योरिंग द ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी डिनाइड बाय अदर पार्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर इन साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस? तो ये होता है कॉग्निटिव बायसेस। अब कॉग्निटिव बायसेस क्या होता है कि एक मेंटल शॉर्टकट्स और एरर इन थिंकिंग दैट आवर ब्रेन मेक विदाउट even realizing it. They happen because our brains are trying to process information quickly, but sometimes this leads to mistake in judgment or decision making. तो साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस जो है, ठीक है, अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर इन साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस? तो क्या होता है, तो कॉग्निटिव बायसेस। कॉग्निटिव बायसेस में क्या है कि मान लीजिए, देखिए कॉग्निटिव बायसेस में क्या है कि जैसे मैं बोलूं कि वाई कॉग्निटिव बायसेस मैटर इन साइबर सिक्योरिटी, तो पहले कॉग्निटिव बायसेस आप समझ लीजिए। ये क्या है कि एक कॉग्निटिव बायसेस सारा
systematic patterns of deviation from rationality in judgment and decision making. They significantly influence how people perceive and respond to cyber security risk. अब ये ऐसा होता क्या, बहुत सारा है कि ऑप्टिमिज्म बाइस हो गया, कंफर्मेशन बाइस है, ओवर कॉन्फिडेंस बाइस है, तो ये सब है। तो है क्या कि कॉग्निटिव बाइसेस जो है हमारा ऑफन लीड टू पुअर डिसीजन मेकिंग, सच एज कि आप मान लीजिए फिशिंग लिंक पे क्लिक कर दिया, सॉफ्टवेयर अपडेट को इग्नोर कर दिए, इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से पहले सोचे नहीं, तो वो हमारे कंप्लाइंस को इफेक्ट करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग की फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर इन साइबर सिक्योरिटी कंप्लाइंस, तो ये हो गया कॉग्निटिव बाइसेस, ठीक है। विच ह्यूमन ट्रेट इज मोस्ट लाइकली टू लीड अ फिशिंग अटैक, तो जनरली ट्रस्ट, कि मान लीजिए हमको कोई ऐसा डोमेन से मिला या ऐसे लोग कोई भेजे, मुझे लगा रहे सही होगा ये, तो वो ट्रस्ट के कारण हम उस पर क्लिक कर देते हैं, है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी, तो सोशल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में सोशल इंजीनियरिंग का क्या रोल है, तो एक्सप्लॉइटिंग ह्यूमन साइकोलॉजी टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस, एक्सप्लॉइटिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है, कि ह्यूमन साइकोलॉजी की उसको ये बोलेंगे तो ये हमें जवाब मिलेगा, ऐसे बिहेव करेंगे तो ये मुझे ऐसे परसीव करेगा, तो ये जो होता है ह्यूमन साइकोलॉजी को एक तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करना, कि उसमें कुछ इमोशन वाला रहता है ना, रोबोट तो है नहीं कि हम लोग प्रोग्राम्ड हैं, ठीक है, हमारा अपने अंदर का जो थिंकिंग है, अपने अंदर का जो परसीव कैसे करते हैं हम चीज़ों को, उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं। तो जनरली सोशल इंजीनियरिंग में ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करना है ना। किसी आदमी को हम बोलते हैं कि मीठा मीठा बोलेंगे तो ये बता देगा अपने बारे में सब कुछ, इसका प्रेज करेंगे तो ये बता देगा, यही सब, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, तो सिंपल है कि भाई थोड़ा सा समझो, जानो, ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करना, कि आपको ऐसे ना ऐसे बिहेव करना है इस तरीके से कि फिशिंग वाले लिंक को क्लिक नहीं करना है। इन्फॉर्मेशन अब तो मान लीजिए मेल में भी DLP, IRM, DRM सब इम्प्लीमेंटेड है, नहीं तो पहले क्या होता था, कुछ भी मेल में से निकाल के व्हाट्सएप पे डाल दो, पूरा इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा स्टेटमेंट अकाउंट का डाल दो व्हाट्सएप पे, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, बिहेवियर उनका चेंज करना है समझा बुझा के, जिससे रिस्क जो है वो रिड्यूस होगा। तो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, टू चेंज ह्यूमन बिहेवियर एंड रिड्यूस रिस्क। नेक्स्ट, विच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज प्राइमरली यूज्ड फॉर डेटा प्रोटेक्शन इन यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन में बहुत सारा यूज होता है, प्राइमरली GDPR, हिप्पा US में होता है, ठीक है ना। GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये आपको यूरोपियन यूनियन में यूज होता है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ PCI-DSS, PCI-DSS का ये है कार्ड डेटा को सुरक्षित रखना, ठीक है, तो प्रोटेक्ट कार्ड होल्डर डेटा। व्हाट इज द फॉलोइंग द की रिक्वायरमेंट ऑफ हिप्पा कंप्लायंस फ्रेमवर्क, तो हिप्पा का यूज होता है US में, पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री जो है, मेडिकल रिकॉर्ड्स जो है उसको मतलब सिक्योर करके रखना, ठीक है ना, तो प्रोटेक्टिंग पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑन SOX एक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस, सो इसका मेनली क्या है ना, देखिए मैंने लिखा ए US लॉ दैट सेट रूल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो मेनली ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए होता है एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए SOX एक्ट होता है, ठीक है, US में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की चैलेंजेज इन अचीविंग रेगुलेटरी कंप्लायंस, तो रेगुलेटरी चैलेंज में सबसे इशू क्या है ना, कि आपको हमेशा कुछ दिन, हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा कंप्लायंस के लिए। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि 2013 में RBI का एक सर्कुलर आया था कि IPv6 पे जाना है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ कि IPv6 पे इतना आसान है क्या जाना, ठीक है, पूरा सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, उन्होंने निकाल दिया, अब आप करते रहो। तो ऐसे ही डेली कुछ ना कुछ आता रहता है, हर दिन कभी NPCI भेजेगा, कभी RBI भेजेगा, कभी UIDAI भेज देगा, आप उसको कंप्लायंस करते रहिए। तो रेगुलेटरी कंप्लायंस में सबसे बड़ा इशू यही है कि डेली नया नया डिमांड आता है, जिसको फुलफिल करना इज क्वाइट टफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का एक ही काम है, इंश्योरिंग अडेरेंस टू अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कि भाई रेगुलेटरी जो भी बोला है RBI, तो उसको RBI ही नहीं और भी जो भी दूसरे रेगुलेटर्स भी हैं, तो मेनली तो RBI ही है बैंक के लिए, तो उसको कंप्लाई करना। पेमेंट सिस्टम इंडिया मोस्टली गवर्न, तो मोस्टली गवर्न किसके द्वारा होता है, तो RBI के द्वारा होता है। IDRBT मेनली बना था बैंकिंग टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है ना, और वो आज के दिन में IDRBT वाला, देखिए IDRBT का बाद में जो है वो नाम शायद हो गया था ना, चलिए बस इतना ही याद रखना कि IDRBT जो था इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, यही था ना, इंस्टीट्यूट फॉर
डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। आरबीआई की फिनेंस सेक्टर में कुछ टेक्नोलॉजी लाना है तो उसके लिए बना था, है ना। मेनली ये हैदराबाद में था, तेलंगाना में, ठीक है, R&D के लिए था, ठीक है। अभी ये सारा काम मुझे लगता है NPCI कर रहा है ये, है ना। द पावर्स टू मॉनिटर, इंटरसेप्ट एंड ब्लॉक वेबसाइट और मेनली, तो ये किस में था, सेक्शन 69 में, है ना। ये हो गया एंड वर डिबेटेड इन ये। और नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में हम जब चाहें तब कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे रोक लगा सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट लगा सकते हैं, हम नहीं, गवर्नमेंट। दिस सिक्योरिटी ब्रीच दैट अकर्स ड्यू टू एंटरिंग इनटू अ सिक्योर एरिया बाय कॉमन एंट्री पास, तो ये तो टेलगेटिंग पढ़े थे ऊपर भी। वर्ड्स मोस्ट अफेक्टेड साइबर क्राइम अकॉर्डिंग टू गूगल, तो याद रखिए गूगल के अकॉर्डिंग नोटपेटिया जो ये है ना, ये है, ये आपको ना यूक्रेन के ऊपर जो रसिया किया था ना, देखिए 2017, इट लुक्स लाइक रैंसमवेयर malware that locks your files and demands money unlock them. It was actually designed to cause chaos and damage, not to make money. ये हुआ था नोटपेटिया, मेरे हिसाब से इसमें हुआ था, आपको यूक्रेन में हुआ था सर, ठीक है। तो गूगल के अनुसार ये है, और वैसे जो है वो वानाकर है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन देगा देख के आप मार सकते हैं। व्हाट आर हैकर्स हु ब्रेक इनटू अदर्स रिसोर्सेज विदाउट परमिशन रिमेन अननोटिस्ड कॉल्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं अननोटिस्ड। जब भी है ना तो आप एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट मार सकते हैं, ठीक है, APTs, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स। व्हाट इज द यूज ऑफ अनकन्वेंशनल मीन्स टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर गुड पर्पसेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं एथिकल हैकिंग। वाइट हैट हैकर होता है ना, कि कंपनी बोलेगा आराम से भाई ढूंढ दो, गलती ढूंढ के दे देगा, चला जाएगा, तो वाइट हैट हैकर मतलब एथिकल हैकिंग। इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी व्हाट इज मीन्ड बाय रेसिलियंस, तो रेसिलियंस में यही होता है कि एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम अ साइबर अटैक एंड कंटिन्यू ऑपरेशन, दैट इज रेसिलियंस। व्हाट कंसिस्ट ऑफ SQL कमांड यूज्ड टू डिफाइन अ डेटाबेस स्कीमा, क्रिएट, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, इसको हम लोग बोलते हैं DDL कमांड्स, इसको हम लोग बोलते हैं DDL कमांड्स। व्हाई इज RTGS कंसिडर्ड ए स्पेशल फाइनेंशियल सेटलमेंट अरेंजमेंट इन इंडिया, तो सिंपल सा है कि भाई ये इंस्टेंट देता है ना, इंस्टेंट फंड ट्रांसफर इन रियल टाइम, और इसमें वो नहीं होता है, नेटिंग नहीं होता है ना। DDL कमांड क्या है तो एक बार देख लीजिए, DDL कमांड पहले देख लीजिए, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, कमिट, ये सब जो है हमारा DDL कमांड है। क्या करता है उसे मतलब नहीं है, बस नाम याद रखिए कि क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम एंड कमिट, ठीक है। तो ये सब हो गया आपको DDL कमांड्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच साइबर अटैक इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग इन हिस्ट्री, तो नोटपेटिया ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना वाना कराए और वो दोनों है, तो मोस्ट इन डैमेजिंग इन हिस्ट्री है तो नोटपेटिया ही हो गया, ठीक है ना। व्हाट वाज द प्राइमरी टारगेट ऑफ द नोटपेटिया साइबर अटैक, तो यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक है ना, यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबल साइबर क्राइम्स, तो मेनली ग्लोबल साइबर क्राइम जो होता है ना, तो ये जो आपके सॉफ्टवेयर में जो वल्नरेबिलिटीज है उसी को एक्सप्लॉइट करके होता है, ठीक है। तो दे ऑफन एक्सप्लॉइट सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी। विच नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है CERT-इन, तो यही है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम साइबर थ्रेट्स, टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम साइबर थ्रेट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में है तो पहले तो इंटरपोल का मेनली यूज होता था, क्राइम क्रूम करके कोई भाग गया उसके लिए, लेकिन आजकल साइबर क्राइम में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरपोल जो है, ये भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है साइबर क्राइम में। व्हाट इज द प्राइमरी गोल फॉर डिटेक्शन कंट्रोल इन साइबर सिक्योरिटी, तो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डिटेक्शन कंट्रोल, तो डिटेक्शन कंट्रोल का क्या मतलब है कि एक बार मान लीजिए हो गया कोई, ठीक है ना, तो उसको डिटेक्ट करना, टू आइडेंटिफाई एंड रेस्पॉन्ड टू सिक्योरिटी इंसिडेंट, ठीक है, आइडेंटिफाई करना और उसको रेस्पॉन्ड करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिटेक्शन कंट्रोल टूल, तो IDS जो है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है वो डिटेक्शन कंट्रोल की है, ठीक है ना, IDS कम्स अंडर डिटेक्शन कंट्रोल टूल। व्हाट इज द रोल ऑफ SIEM, देखिए SIEM में ना दो चीज़ है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी
इवेंट मैनेजमेंट। तो सीम का मतलब होता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में क्या होता है, कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम लॉग्स। इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, मॉनिटर इवेंट्स इन रियल टाइम एंड डिटेक्ट थ्रेट। तो ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है SIEM का, टू एनालाइज एंड कोरिलेट सिक्योरिटी इवेंट्स इन रियल टाइम। ठीक है। व्हाट इज मैस्करेड अटैक इन साइबर सिक्योरिटी, इसका क्या मतलब है, तो एन अटैक वेयर अटैकर प्रिटेंड्स टू बी लेजिटिमेट यूजर। ठीक है, कि अपने आप को लेजिटिमेट यूजर बताता है। ठीक है। मेंस रिया मतलब जो कमिट क्राइम करने का जो इंटेंट होता है, दैट इज मेंस रिया, द इंटेंट टू कमिट क्राइम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, इसको आप एक बार एग्जाम जाने से पहले रिवाइज कर लीजिएगा। यदि 5-10 क्वेश्चन भी आ गए इसमें से तो अच्छा है। देखिए, यदि हम जो भी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं ऐप के ऊपर में, तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि एक बार ना उसको पढ़ जाइए, एक बार सारा पढ़िए। आपके बुक में जो भी चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर से इतने सारे MCQs निकालते हैं हम लोग मेहनत करके कि कुछ भी छूट ना जाए। उसके बाद भी हर एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन करके आप लोग डालते हो वो डालते हैं हम लोग उधर, कि आप लोगों के पास एकदम अपडेटेड सब कुछ रहे। ठीक है। उसके बाद भी कभी कभी क्या होता है, प्रिवेंशन खास करके ऑफ साइबर क्राइम वाला एग्ज़ाम में किसी का 58 आ गया, 56 आ गया, 59 आ गया, तो थोड़ा सा ये होता है। लेकिन ये एग्ज़ाम ऐसा है ना जिसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आप थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, पढ़ेगा जो देख के जाएगा तो अच्छा मार्क्स आराम से लाएगा वो। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। ये हमारा नंबर है, कोई सजेशन रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर बताइए। ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसको बेहतर बनाना है तो आप लोग जो बोलेंगे तो उसको करना पड़ेगा हमें, तो आप लोग ज़रूर बताइए अगेन। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल येट, देन प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।